काफ़ी लोगों को आपने यूँ कहिए कि इंस्पायर कम किया, बर्बाद ज़्यादा कर दिया। तो एकदम सही बात है। 5 ईयर्स में मैंने 19 लोन खत्म किए हैं। और मैं भी थोड़ा-सा घर का वो हीरा रहा, लखैरा लड़का, लड़ाई झगड़ा करता था, घर से फिर भी भागा-वागा। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। और आज हमारे बीच में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रवीण जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रवीण जी। बहुत-बहुत धन्यवाद रुपेश जी। प्रवीण जी जो कि एक बहुत ही अच्छे युवा एंटरप्रेन्योर के रूप में आज प्रयागराज में उभर कर आए हैं और होटल की एक बहुत ही बड़ी चेन का एक टारगेट लेके चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो आज हम पहुँचे हैं इनके इस प्रतिष्ठान में, मौजीज़ होटल एंड रेस्टोरेंट के प्रतिष्ठान में, जहाँ पे प्रवीण जी से आज हम बातें करेंगे कि कैसा रहा इनका सफ़र इस इतनी बड़ी चेन को बनाने में और आगे की इनकी क्या रणनीति है, युवाओं को क्या संदेश है, उन सब सारी बातों को लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रवीण जी से। तो प्रवीण जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान समय में आपके होटल कितने चल रहे हैं? जी रुपेश जी, अभी हमारे 5 होटल्स चल रहे हैं, जो कि अलग-अलग लोकेशन पे हैं। जी, अलग-अलग रेट्स सबके अलग-अलग हैं, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। यानी कि टोटल अभी आपके लगभग 5 होटल चल रहे हैं। जी, 5 होटल और 2 रेस्टोरेंट कह सकते 2 रेस्टोरेंट चल रहे हैं। हैं। जी। क्या कोई आपका जो इस फ़ील्ड में आप एंट्री किए, तो पारिवारिक बैकग्राउंड कुछ था होटल का, कुछ रिलेटिव्स थे, या ये ड्रीम होटल चलाने का जो आपका ये जो सपना है, जिसको आप शुरुआत किया, जो यहाँ तक आप इतनी बड़ी ऊँचाई तक लेके आए हैं, तो इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? पहली बात तो ये मेरा कोई ऐसा होटल इंडस्ट्री और ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मेरा कोई ऐसा ड्रीम तो नहीं था। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे स्कूलिंग टाइम से मेरा एक एक लक्ष्य था कि मुझे एक बिज़नेसमैन बनना है। और ये हमेशा मन में आता था क्यों ना हम लोगों को रोज़गार दें, हम किसी के अंडर में जॉब क्यों करें, हम खुद एक बिज़नेस करें ताकि लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार, क्योंकि मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ, मैं रतन टाटा जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनके जैसा भारत में एक बिज़नेसमैन जिस हिसाब से उन्होंने पूरे देश में उन्होंने कार्य करके चला गया, वो अपने में बहुत बड़ी महानता चीज़ है। तो मेरा हमेशा से वो एक पॉज़िटिव वे में उस तरीके का देखना रहा। तो लेकिन मैंने जॉब किया और क्योंकि हर माँ-बाप चाहता है मेरा बच्चा जॉब वॉब करे। हमने मास कॉम भी किया विश्वविद्यालय से, फिर इंजीनियरिंग किया फायर एंड सेफ्टी से। तो हमने 1-2 जगह जॉब भी किया। फिर लगा कि नहीं, जॉब तो मेरा मोटो है नहीं, वो अंदर से लगता था कि नहीं, हमें अब अपने ट्रैक पे आ जाना चाहिए। तो कई बिज़नेस हमने किया और ए टू जेड होम सॉल्यूशन करके हमने एक बिज़नेस का स्टार्टअप किया। तो मैं थोड़ा-सा उसमें फेलियर रहा, एक्सपीरियंस होता गया। फिर उसके बाद हमने 2013 के कुंभ मेले में भी सब्ज़ी बेचा, स्कूटी से प्याला होता है उसको बेचा, कई चीज़ें किया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा पॉलिटिकल में भी आ गया, पॉलिटिकल में भी काफ़ी अनुभव करने के बाद फिर ये लगा कि नहीं, अभी तो अब बिज़नेस हमें करना है, कुछ अपना करना है। और क्योंकि जॉब छोड़ चुका था और जब तक खुद के दम पे कुछ होता नहीं है, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो मुझे लगा कि मार्केट को पहले एनालाइज़ किया जाए। फिर हमने एनालाइज़ किया कि मार्केट में, क्योंकि हमारे पास कुछ था भी नहीं, ना बैकग्राउंड था, ना कोई बताने वाला था, ना कोई हमें मोटिवेट करने वाला था। तो लेकिन लोगों के साथ उठते-बैठते एक्सपीरियंस और दिमाग में एक जुनून था कि मुझे अपना खुद के दम पे करना है। जैसे पढ़ाई किया आपने, अच्छी क्वालिफ़िकेशन लिया, जॉब भी आपने किया, फिर आपने डिफरेंट बिज़नेस की तरफ आप घूम गए। जी। जैसे आप व्यापार कर रहे हैं वर्तमान में, तो बहुत सारे युवा हैं, युवाओं के मन में चर्चा चलती रहती है, जैसे कि एक धारणा बन चुकी है कि कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई करके क्या करेंगे, इससे अच्छा हम चलते हैं कोई व्यापार कर लेते हैं। जैसे आज के समय में बेरोज़गारी का ये कहिए कि या तो नाम चल रहा है, या तो एक लोग काम ही नहीं कर रहे। एक तो नाम चल रहा है कि बेरोज़गार हैं, जी, और दूसरा कि रोज़गार है लेकिन वो करना नहीं चाहते। जी। तो अगर व्यापार, अब नया जो ट्रेंड चल रहा है लोगों का कि वो व्यापार करना चाहते हैं, तो आपका तो अक्सर एक्सपीरियंस रहा है, तो क्या व्यापार करने के लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है? या बिना पढ़ाई किए भी, जैसे लोग कहते हैं कि अब पढ़ाई क्यों ही करें? इससे अच्छा हम शुरू से रोज़गार कर लें। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहा आपका रुपेश जी, और मेरा ये पर्सनली अनुभव है। हमें एक स्तर तक पढ़ाई भी करना ज़रूरी है, जी, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते हैं, आप बड़े-बड़े इंडस्ट्री वालों को देखिए, बिज़नेसमैन को देखिए, और आज चाहे
मैं सुंदर पिचाई को ले ले, चाहे इंदिरा नूई को ले ले, तो ये सब लोग जो पढ़ाई करके आते हैं तो कुछ और उस पे अपडेट करते हैं। उनकी नॉलेज जैसे मैं भी पढ़ाई जब कर रहा था कई चीज़ें हैं वो दिमाग में पढ़ाई करते-करते चीज़ें और डेवलप्ड होने लगी। तो कहीं न कहीं उसका रोल मॉडल थोड़ा-सा रहता है। तो बाकी आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि जुनून होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो व्यापार जैसे अगर करना है किसी को, तो व्यापार के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, जुनून या पैसा? आज की डेट में लगभग मेरे हिसाब से लगभग 99% लोगों का ये मानना है कि भाई पैसा ही नहीं है, तो व्यापार क्या करेंगे? नहीं मैं ऐसा नहीं मानता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी वो चीज़ें घटी हैं। मेरे पास भी पैसे नहीं थे और मेरा एक जुनून था कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है। व्यापार करने के लिए ज़रूरी क्या है, जुनून या पैसा? जुनून अगर जुनून ही तो पैसा ना रहे। जुनून अगर आपके अंदर है, आप अपना मेहनत लगातार करेंगे, पैसा ऑटोमेटिक। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं जुनून है मेरा, मुझे काम करना है। जब हम काम करेंगे, तो प्रोडक्टिव अपने आप होगा। प्रोडक्टिव जब होगा, तो अपने आप वो पैसा जनरेट होगा। यानी आपके अनुसार से आपको अगर व्यापार में आगे बढ़ना है, अच्छा व्यापारी बनना है, तो पहली बात है कि नॉलेज होना चाहिए और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जुनून होना चाहिए। पैसा और ये पहला जुनून, दूसरी पढ़ाई, अब तीसरे पोज़ीशन पे पैसे की बात आ रही है, आपके हिसाब से। हाँ, लेकिन क्या है कि अगर आपके अंदर जुनून है, जुनून के साथ जब आप चलते हैं कोई कार्य करने, तो उसमें आप कई बार गिरेंगे और वो गिरना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम उसको करने जाते हैं तो पहले हम फेलियर रहेंगे। तो फेलियर जब रहेंगे तभी हमको पता चलेगा कि यार हमने क्या गलतियाँ किया है। हमको उससे सीख मिलता चला जाएगा। तो वो जुनून लेकिन आपके अंदर आएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ठेलिया लगाया। अच्छा। जिस दिन मैंने ठेलिया लगाया अल्लाहपुर में अपने घर के पास में, ये लगा मेरे फादर से लोग बोलते हैं, "अरे पटेल जी आपका बच्चा जब ठेलिए लगाना था, तो इतना पढ़ाया-लिखाया क्यों?" सही बात। सीबीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ाया, फिर विश्वविद्यालय में पढ़ा, इंजीनियरिंग किया, जॉब किया, अच्छी जॉब करके फिर ठेलिया ही लगाना था। मैं किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है। आप जब कुछ नया काम करने जाते हैं, आपको लोग पागल समझेंगे। जब आप उसको कर रहे होंगे, लोगों को पॉजिटिव दिखेगा, तब लोग बोलेंगे कि ये कुछ कर रहा है, कुछ कर सकता है। और जब आप कर डालेंगे, तब उसको आपको यही समाज बोलेगा कि नहीं मुझे तो पता ही था ये करेगा एक दिन। क्या एज हो गई है? अभी मेरा 35 ईयर्स है। 35 इयर्स जी। अभी आप 30 बिज़नेस को रन करते हैं कितना समय? बिज़नेस को रन करते हुए हमारा ये 5 इयर्स अभी दिसंबर में कंप्लीट हुआ। 5 सालों में 2 साल हमने कोविड भी झेला। हमने खुद से झाड़ू, पोछा, बर्तन कई बार ऐसा रहा कि मैंने झाड़ू, पोछा सब कुछ किया हुआ है, बर्तन भी धुला हुआ है और इवन मैं तो ठेलिया पे भी एक दिन बर्तन धुला था एक बार। मुझे कोई शर्म नहीं है क्योंकि हम अपना काम और शायद यही लगन और यही पेशेंस के साथ आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपने दम पे सारी चीज़ें कर रहा हूँ और मैंने किसी का भी सपोर्ट नहीं पाया है किसी चीज़ों में। लगातार मेहनत मेरा भाई मेरे साथ लगा रहा, बैड टाइमिंग में मेरा भाई और मैं पूरे कोविड में वो अंदर किचन में बनाता था, पूरा मैं सर्विस देखता था। लगातार मैं काम किया और शायद वही मेहनत और काम रहा कि ईश्वर हमें सपोर्ट देता रहा और चीज़ें आती रहीं और 5 इयर्स में हमने अपने जो मकान मालिक ओनर है क्योंकि हमारे सारे रेंटेड हैं, सब लोगों से तालमेल, एक व्यवहार, एक अच्छा प्रेम बैठा रहा है। तो इसलिए 5 इयर्स में हमने एक अच्छा अपनी एक ब्रांडिंग तरीके से बना लिया। अच्छा, हमने एक स्टोरी पढ़ी थी अपनी 11th-12th में, माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। जी, तो जैसा कि आपके स्टाफ और काफ़ी कुछ लोगों से जब डिस्कशन हुआ आपके बारे में थोड़ा-सा, तो लगभग आई थिंक 2020 या 21 के आस-पास में आपने बिज़नेस 2019 दिसंबर 19 दिसंबर में। जी, और आई थिंक उसके 1-2 महीने के बाद ही शायद कोविड कोविड आया। जी, जी, तो कोविड के दौरान ही लगभग आपने इस बिज़नेस को सेटअप किया हुआ था, शुरुआत हुआ था आपके पहला रेस्टोरेंट का ठेला के बाद। जी। रेंट भी देना था और लोन भी बनना था। रेंट भी देना था, लोन भी भरना था और इंफ्रा पे भी अच्छा खर्चा हो रहा था और इनकम आपकी लगभग 0 थी। जी, जैसा कि माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन में लड़का पढ़ने की इच्छा के लिए जी, लंबा जाना था, लेकिन उस दौरान में पैसे की बहुत समस्या थी। माताजी का भी उसके उस समय स्थिति बहुत खराब थी और शायद उसी समय आपकी माताजी का भी देहांत उस वक़्त हो गया था। मतलब बैड टाइम इतना ज़्यादा आपने झेला जो है उस वक़्त कि मतलब स्टार्टअप लिया, जैसे ही बिज़नेस को ग्रो किया वैसे ही माताजी का देहांत हुआ। फिर जैसे ही थोड़ा-सा आप आगे बढ़े, होटल में फिर से कोविड आया।
वो हमारे लिए बहुत बैड टाइम रहा कि मेरी मम्मी प्रधान थी और 2 दिन चुनाव बाकी था, मेरी मम्मी का डेथ हो जाता है और फिर कोविड लग गया था। कोविड अब हमें रेंट भी देना था, उधर मम्मी भी खत्म हो गए, मैं घर का बड़ा लड़का था, ज़िम्मेदारियाँ थी और पापा को भी संभालना था, घर पे खाना भी बनाना था, जी, पापा भी मेरे कैंसरस और हार्ट पेशेंट थे, वो भी डर था। रेस्टोरेंट का भी प्रेशर थी। यार इतना प्रेशर था कि बस मैं सुसाइड नोट तक लिख डाला था। उम्र 30 थी। जी। और इस और मैं इतना डिप्रेशन में चला गया, लेकिन मेरा एक हमेशा रहा कि फ़ेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे एक स्क्रॉल करता हूँ बड़े-बड़े लोगों के बारे में। तो मैंने केएफसी के बारे में पढ़ा, उनके मालिक के बारे में पढ़ा। वो 62 साल में जाके एक बहुत बड़ा चेन अपना केएफसी का बनाते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अब हार नहीं मानना चाहिए। हो सकता हो कि आज बैड डे आया है, वो बैड डे इसलिए आया है कि क्योंकि कल गुड डे आने हैं। तो शायद यही रहा, ये अनुभव मिला कि आपकी लाइफ़ में जो हो रहा है वो एक ट्रेंड है और जिसका जहाँ तक एक माध्यम है, शायद मेरी माँ को वहीं तक एक आना था और हमें उसी दिन एक और हिम्मत मिलना था। तो हमने कुछ खोया है तो शायद कुछ पाया है तो कुछ खोया है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है, तो आप काम के प्रति ईमानदार रहिए। काम के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आप में पंक्चुअलिटी आएगा। आपको अगर 10 बजे शटर खोलना है, 10 बजे शटर आपको एनी हाउ खुलना चाहिए। तो ईमानदारी, लगन और पेशेंस, धैर्य, ये आपको सफल बनाने में कोई रोक नहीं सकता और वो हमने मेहनत किया है। बिज़नेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंटिन्यूटी, पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी 2 चीज़ें। जी। तो सबसे पहला जैसा कि इन्होंने बताया कि बिज़नेस अगर करना है, पैसा का जो लोग रोना रोते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो अगर बिज़नेस करना है तो पहला काम है कि जुनून आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा मंत्र है कि पेशेंस और तीसरा मंत्र है कंटिन्यूटी। अगर 3 चीज़ें आप लेके चलते हैं, तो आप व्यापार खड़ा कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी पोज़ीशन पे। बिल्कुल। 5 साल बीते, अब 5 अंपायर आपने खड़ा कर लिए। जी। लोन भी प्रूव होगा। सब कुछ मेरा एक ही दोस्त रहा है, एक ही रिलेटिव रहा है, एक ही सब कुछ अगर रहा है जिसने मुझे इस मुकाम तक सपोर्ट दिया तो वो बैंक है। और मैंने किसी से पैसे नहीं माँगे और कुछ लोगों से पैसे माँगे भी तो हमें मिला नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप सही डायरेक्शन में हो, पॉज़िटिव वे में काम करो, ईमानदारी से काम करें, आपने बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी को परेशान किए, आप अपनी मोटो पे काम करते हो, तो गॉड इज़ समव्हेयर इज़ देयर और वो आपको कहीं न कहीं वो मदद मिलेगा। और मैं उस पे पूरा विश्वास करता हूँ कि मैं कितना भी परेशान रहा हूँ, मुझे सहारा ईश्वर से मिला है। कितनी बार हुआ मेरे स्टाफ भाग गया तो दूसरे दिन कोई स्टाफ फ़ोन कर देता है। कितनी बार ऐसा रहा है कि मैं परेशान हूँ, मुझे पैसा नहीं मिल कहीं से एडजस्ट हो पा रहा है तो कहीं न कहीं से हमें मिल गया। लेकिन मैं किसी का आज तक उधारी नहीं रखा हुआ हूँ, ना किसी को मेरी ज़रूरत पड़ी। बैंक सेक्टर से मैंने लिया 35% में, बजाज से मैंने लिया तो मेरे वो डेज़ थे। लेकिन धीरे-धीरे मैं सीखता गया। मैं प्रॉपर जीएसटी पेयर हूँ, प्रॉपर आरटीआर मेरा है, टैक्स पेयर हूँ मैं और सारी चीज़ें, मैं रेंट भी देता हूँ तो किसी मकान मालिक को फ़ोन नहीं करना पड़ता है। कोई मुझे उँगली नहीं उठा सकता है। और बहुत ही ईमानदारी से, मैं ₹1 भी कुछ भी ना रखूँ, लेकिन सबका ईमानदारी से मुझे पेड करना है। तो ये पंक्चुअलिटी, ये सारी 5 इयर्स में मैंने 19 लोन खत्म किए हैं। प्रवीण जी, ग्राहकों के प्रति आप क्या सोचते हैं? या क्या करना चाहते हैं अपनी ग्राहकों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ग्राहक की वजह से हम हैं और वो कहते नहीं कि ग्राहक भगवान हैं, क्योंकि वो आएँगे नहीं, तो आपका जो बिज़नेस है वो रन नहीं करेगा। आपके प्रति, आपकी चीज़ों के प्रति जितना ग्राहकों का लगाव रहेगा, जितना आपका मान ली मैं रेस्टोरेंट में हूँ, उस रेस्टोरेंट में जितनी अच्छी सर्विस रहेगा, जितना अच्छा टेस्ट रहेगा तो ग्राहक बार-बार आएगा और वो बार-बार आएगा, वही आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। एक पहले ग्राहक या पहले मुनाफ़ा? पहले ग्राहक, ग्राहक आएँगे तो मुनाफ़ा ऑटोमैटिक होगा ना। अगर कभी ग्राहक आया, नाराज़ हो गया और इसके चक्कर में आपको अगर लॉस हो रहा है। कोई लॉस नहीं होता है। एक्चुअली में हमारा इतनी मार्जिन भी होता है। दूसरा ये कि वो ग्राहक अगर सैटिस्फाइड होके गया, कभी-कभी हो सकता हो कि हमारे टेस्ट उसको ना मिले, क्योंकि सबके अलग-अलग टेस्ट होते हैं, उसको मान लीजिए टेस्ट नहीं मिला। लेकिन अगर हमने शायद बात कर लिया, क्योंकि मैंने कई ऐसे, मैं मोस्टली लोगों से इंटरैक्ट होता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो मेरे बिहेवियर से, मेरे बात करने के तरीके से वो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो बोलते हैं, "भई हम आएँगे, दोबारा आएँगे।" आपका खाना नहीं अच्छा लगा होगा, हो सकता है, लेकिन वो मेरे बिहेवियर से, मेरे टोन से, मेरी जो पोलाइटनेस है,
काइंडनेस है, उस वजह से लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको ये रेस्टोरेंट, खासकर रेस्टोरेंट और होटल सर्विस लाइन में आपकी ग्राहक के आने से लेकर ग्राहक के जाने तक की एक-एक चीज़ आपको बहुत पॉइंट रखना पड़ेगा कि ग्राहक एक-एक चीज़ ध्यान देता है। हो सकता है आपकी एक चीज़ें उसे बुरी लग जाए, सारी चीज़ें माइनस में हो जाए। हो सकता है एक बात आपकी अच्छी लग जाए, वो सारी नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव में हो जाए। अच्छा 5-5 वेंचर हैं, जी, तो 5-5 वेंचर के ग्राहक भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि मैं बिहेवियर से लोगों को मेंटेन कर लूँ, मतलब सॉफ्ट कम्युनिकेशन। जी, कहाँ तक आज 5 ब्रांच हो, जी, कल 50 होंगे, हो सकता है कि भविष्य में 500 भी हो जी। ऑल ओवर इंडिया में। तो कहाँ तक आप अपने सॉफ्ट बिहेवियर को कितने कस्टमर तक आप पहुँचाते हैं? देखिए, मेरा सबसे पहले तो ये रहता है, क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉइज़ से भी बहुत अच्छे से बात करता हूँ। किसी को ऐसा नहीं कि मैं गाली देता हूँ और उनकी परेशानियाँ हो, चाहे फीमेल हों, चाहे मेल लड़के हों, मैं आई विल ऑलवेज़ ट्रीट जस्ट लाइक अ ब्रदर एंड सिस्टर, और मैं सबका केयर भी करता हूँ, क्योंकि एक फैमिली है। एक प्रश्न है। आपने कहा कि मैं बहुत केयर करता हूँ। पहले आपने कहा कि मैं अपने ग्राहकों की बहुत केयर करता हूँ, बहुत ही मतलब पोलाइटली रहता हूँ। फिर अभी आपने कहा कि अपने मैं स्टाफ के प्रति भी बहुत पोलाइट रहता हूँ, बहुत फ़ैमिलियर रहता हूँ और अच्छे से। कभी आपके स्टाफ से कोई गलती हो जाए और आपका कोई कस्टमर गुस्सा हो जाए, उस वक़्त आप किसको मैनेज करेंगे? पहले एम्प्लॉयी या पहले ग्राहक? जी, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है कि कई कस्टमर मान लीजिए सर्विस को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर वो हमारे एम्प्लॉयी को, वेटर को या फिर मैनेजर को, किसी को, तो उस टाइम में, क्योंकि ग्राहक जो होता है, जो कस्टमर होता है, वो देख रहा है कि वो बंदा सामने गलती किया हुआ है। तो उसका ईगो बस यही है कि वो मुझसे सॉरी बोल दे। ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, मुझसे गलती हो गई ये चीज़। तो मैं उसमें जाता हूँ और ग्राहक की तरफ से मैं बोलता हूँ कि बेटा तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। मैं उसको डाँटता हूँ, फटकारता हूँ। अच्छा, डाँटता, फटकारता, इतने में ही वो जो ग्राहक होता है वो चुप हो जाता है, वो वो हद से चुप हो गया। हाँ, लेकिन जो आपका एम्प्लॉयी है उसके सामने इंसल्ट हो गई, नहीं, मैं कहीं छोड़ के चला जाएगा, नहीं, ऐसा भी दिन आया होगा? ऐसा तो नहीं हुआ अभी तक। होता है, मैक्सिमम इंडस्ट्री में होता है कि अगर बॉस ने कभी डाँटा अगर, एम्प्लॉयी को क्या है कि बस तुरंत वो पुट कर नहीं, मैं इस चीज़ में बड़ा माहिर हो चुका हूँ अच्छा, कि अपने स्टाफ को कैसे मैनेज करना है। जैसे वो कस्टमर जाते हैं, मैं अपने स्टाफ को उसको बुलाता हूँ और उसको बोलता हूँ, बेटा देखो, जो गलती करे नहीं करना चाहिए ना तुम्हें, तो मैं उसको सॉफ्टली उसको मैं मोटिवेट करता हूँ, उसको बताता हूँ उसकी फ़ॉल्ट क्या है, और उसके बाद उसका पीठ भी थपथपाता हूँ, चलो ठीक है, ऐसा होता रहता है, तुम्हें और अच्छा है। तो आपको डाँटना भी है और उसकी बड़ाई भी करना है। जी, क्योंकि वो डिमोरलाइज़ ना हो, क्योंकि ये बच्चे हैं, ऐसी एज होती है, लोग डिमोरलाइज़ होते हैं, लेकिन मेरा एक पीठ थपथपाना और 9 चीज़ों पे डाँटना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आप अच्छा डाँटना ज़रूरी होता है। डाँटना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर बिज़नेस में आप एज़ अ लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर नहीं रहेगा, और लीडरशिप क्वालिटी सिर्फ़ स्ट्रिक्ट रहना नहीं, आपके अंदर एक इलास्टिक की तरह होना चाहिए कि आप उनके साथ स्ट्रिक्ट भी रहिए, प्यार भी करिए, सब कुछ। मैं तो अपने कितने एम्प्लॉइयों को मैंने फ़ोन गिफ्ट किए हुए हैं, बोनस भी देता हूँ। मैं कितने लोगों के घर में भी बात करता हूँ, उसके मम्मी-पापा से बात करता हूँ, एक फ्रेंडली नेचर के साथ। तभी हमारे स्टाफ कई ऐसे गए हैं, वो फिर वापस आए हैं, फिर मैंने डाँट-वाट दिया, फिर गए, फिर वापस आए। हमारे पास 5-6 ऐसे एम्प्लॉयी हैं कि वो लोग छोड़ दिए, फिर आए, फिर छोड़ दिए, फिर आए। सुनने में आया कि कभी आपने किसी स्टाफ को मार भी दिया था काफ़ी जगह। मैंने मारा नहीं था। मेरा ये है कि अगर मैं किसी अपने स्टाफ को गाली नहीं देता, तो मेरे यहाँ जितने भी स्टाफ हैं, वो मेरे आँखों में सब एक बराबर। जितना हाउसकीपिंग काम करता है, उतना एक मेन शेफ़ भी काम करता है। 12 घंटे वो भी काम दे रहा है, 12 घंटे वो भी काम दे रहा है। वो उसका काम है, वो उसका काम है। ऐसा होता है कई जगह पे, जो मेन शेफ़ है, हेड है, मैनेजर है, वो जो हाउसकीपिंग है उसको घृण भावना से देखता है कि वो तो हाउसकीपिंग है। नहीं, उसकी जगह पे आप नहीं काम कर सकते हो। अगर वो 1 दिन नहीं रहता है तो हालत खराब हो जाती है रेस्टोरेंट। तो पाँचों उँगलियों को होना बहुत ज़रूरी है। पाँचों उँगलियों हमारे लिए बराबर है। हमारा एक हेल्पर था, उसको वो लड़का डाँटता था, फटकारता था, गाली देता मेरे उसके बाद मेरे सामने भी उसको गाली दे रहा था। फिर वो बोला कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बोला मुझे पैसे दो। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप तुरंत बोलो, तुरंत पैसे दो। जब मैंने कहा छोड़ दी, तो मुझे भी गाली दी, तो मैंने एक थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद उससे मैंने हाथापाई कर लिया, मुझे मारने की कोशिश किया, तो मेरे सारे लड़के जो हमारे स्टाफ थे, उन लोगों ने छुड़ाया-वुड़ाया, तो उसी पे जो है एक एक्सीडेंट हो गया, उसके सर पे चोट लग गया। बाकी और विशेष
कुछ नहीं था, मेरा नेचर नहीं है, क्योंकि हमारा नुकसान बिजनेस में सबसे पहला अपने गुस्से को शांत रखिए और आप मैनेजमेंट कितना अच्छे से रख सकते हैं, आप किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, क्योंकि आप ही के नुकसान है। और एक अनुभव भी वैसे भी मिला हमें कि अनुभव, आप अगर बिजनेस सेक्टर में हैं, तो आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, आपको गाली सुनना, सहन भी करना पड़ेगा। ग्राहक का भी बहुत कुछ सहना, बहुत लोग ऐसे आ जाते हैं, मैं ये हूँ, वो हूँ, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो ठीक है जी, हाथ जोड़िए, आप बड़े हैं सर। तो झुकना, आप झुकेंगे तभी आपके फल लगेंगे। तो आप ईगो में रहेंगे तो कई मोस्टली मैं रेस्टोरेंट को देखा हूँ, लोग लड़ाई झगड़े के कारण रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। लेकिन आज मेरा 5 ईयर्स चल रहा है। 5 साल हो गया चलाते और ऐसी जगह पे आप चला रहे हैं, बगल में हमारा विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वहाँ पे बहुत ही क्रांतिकारी छात्र नेता भी रहे हैं जी, और उनका एक रौला ये अलग रहता है, चरवा ये अलग रहता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। तो ये भी सुना गया कि इस रूट पे बहुत सारे, मैं खुद ही 15 सालों से आते-जाते देखा हूँ कि न जाने कितने रेस्टोरेंट ओपन हुए और वो बंद हो गए हैं, तोड़-फोड़ हुई। जी। आपके यहाँ भी कुछ घटनाएँ ऐसी हुई तोड़-फोड़ की? और अगर मान लीजिए अगर ऐसे लोग हमारे जब विश्वविद्यालय के लोग जब पहुँचे ऐसा, तो उनसे आपने निपटारा आपने कैसे किया? और कैसे उनको आपने टैकल किया? क्योंकि उनसे टैकलिंग जो कर गया, वो इलाहाबाद में मेंटेन हो गया। देखिए क्वेश्चन्स आपका ये भी बहुत अच्छा है और हमने ये फेस भी किया हुआ है, क्योंकि मैं भी विश्वविद्यालय में रहा हूँ और उस समय मैं राजनीति में नहीं रहा, इतना फेम नहीं रहा, तो उस समय उतना नाम-वाम तो कुछ भी नहीं था। मार खाया? नहीं, नहीं, ये सब में मैं इन्वॉल्व कभी नहीं रहा। नहीं, होटल इंडस्ट्री में। नहीं, 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 ये सब कभी कुछ क्योंकि विश्वविद्यालय के जब टीम पहुँचती है, सीधा रहता है कि हम तो भाई खा लिए, पैसे तो नहीं देंगे। नहीं, वो आए हैं, लेकिन लड़कों को टैकल किया गया है। अच्छा, मार नहीं खाया। नहीं, नहीं, मैम, ये तो बहुत भाई और का काम है कि क्योंकि उड़ान में रह कर के मगर से आपने बैर भी नहीं लिया और और जेल में शांति से आप रह भी लिए। कई बार ऐसा हुआ कि लड़के दारू बियर-वियर पी के और आए यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ डीजे भी था, तो लोग डांस-वांस करना चाहे। लेकिन हमने उसको कामली, मैं स्ट्रिक्ट भी हुआ, फिर कामली, फिर अपने बारे में बताया, मैं भी विश्वविद्यालय का रहा हूँ, तुम्हारा सीनियर हूँ। तो सारी चीज़ें समझा के उन लोगों को फिर भेजा गया। तो कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, परिवार को विश्वविद्यालय के जो छात्र नेता हैं, अगर परिवार का मिल जाए, हाँ, यानी कि विश्वविद्यालय परिवार का अगर मिल जाए, हाँ। तो कोऑपरेट करते नहीं, बिल्कुल करते हैं, जूनियर-सीनियर का वो रहा है। विश्वविद्यालय। जी, और लड़के भी समझे हैं कि नहीं ठीक है, सीनियर हैं हमारे, तो उसे बाकी मैं भी चाहे वो जितने हॉस्टल हैं, चाहे फेयरवेल पार्टी रहा हो, चाहे इन लोगों का क्रिकेट का टूर्नामेंट रहा हो, चाहे दिवाली है, होली है, कहीं न कहीं मैं सहयोग करता रहता हूँ कि चलो ठीक है, जूनियर है वगैरह है। यानी सीनियर का फर्ज आप अदा करते हैं, सीनियर का वो भी सम्मान करके अदा। तब वो दोनों हाथ से ताली बजती है, जो हो सकता है आदान-प्रदान किया जाता है। जी। होटल को कहाँ तक ले जाने का प्लान है? देखिए, होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और इसका बूम है पूरी दुनिया में और भारत में। जिस पार्टी से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, ये पूरी टीम है, वो टूरिज़्म को एक बहुत ही आप समझिए कि शानदार वे से एक लहर दे रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं कि आज आप ये कुंभ मेला ही देख सकते हैं। जो क्राउड, जो तरीके से कुंभ मेला का माननीय योगी जी के माध्यम से मोदी जी की विज़न को पूरा किया गया। उसमें एक छोटा-सा चाय वाला भी अच्छा खासा पैसा कमाया, सभी लोगों को रोज़गार मिला। तो टूरिज़्म एक बहुत बड़ा एक समझते हैं इंडस्ट्री है। तो इसको बहुत ज़्यादा बूम मिला हुआ है और जहाँ तक है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको बहुत ही लार्ज स्केल पे ले जाऊँ। बहुत आसान नहीं है, बहुत ही संघर्ष भी है, क्योंकि मैं अभी जो चला रहा हूँ उसी में ही, क्योंकि हमारे सब रेंटेड हैं, एक जैसा मार्केट नहीं रहता, अप एंड डाउन्स बहुत रहते हैं, तो चीज़ों को मैनेज करना आसान नहीं है। बाकी अभी मैं प्रोडक्शन में जाना चाह रहा हूँ, कुछ हमारे प्रोडक्ट आएँ, अभी मेरी प्लानिंग कुछ ऐसे हो रही है और देखिए अब कहाँ तक सफल रहता है। बहुत सारे युवा हमको ऐसे भी मिले, जो शायद आपसे इंस्पायर होकर के इन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया, होटल्स ओपन किए और काफ़ी लोगों को आपने यूँ कहिए कि इंस्पायर कम किया, बर्बाद ज़्यादा कर दिया। इंस्पायर होकर के लोगों ने अपने पैसे उधार लेकर के या घर की पूँजी लगा कर के इन्होंने रोज़गार आपकी तरह रेस्टोरेंट आपसे इंस्पायर हुए स्टार्ट किया और बर्बाद हुआ। एकदम सही बात है। इंस्पायर बहुत लोग हुए हैं और क्योंकि जैसे लोगों ने देखा कि मैं अचानक से मेरे पास ये रेस्टोरेंट, होटल हमने खोले, लेकिन कोई पर्दे के पीछे नहीं देखा कि मैंने कितनी बार बर्तन धुलाया है, कि झाड़ू-पोछा किया हुआ है, कितना स्ट्रगल रहा है। तो उन्होंने युवा लगता है कि बहुत ईज़ी है ये, ईज़ी
चीज़ें चलाना है, तो लोगों ने कई बार अगर हमसे कोई पूछने आता है, भैया कैसे करते हो? आप रेस्टोरेंट चलाते हो, क्या प्रॉफ़िट है, क्या लॉस है? तो मैं किसी को डिमोरलाइज़ नहीं करता, पर ये बोलता ज़रूर हूँ कि अपना समय और पंक्चुअलिटी देख के ये काम करना और मैनेजमेंट कितना कर सकते हो एम्प्लॉइयों के साथ, ये चीज़ें ध्यान देना। तो करीब 11-12 लड़कों ने खोला है और मुझे लगता है शायद ही कोई चला पाया, क्योंकि अच्छा, क्यों नहीं चला आपने? देखिए सबसे पहला बात, आपने मंत्र नहीं दिया उनको? नहीं, मैंने पूरा गाइड किया, हर तरीके का गाइड किया। ए किसी का देख के, अगर आपको भविष्य में कोई काम करना है, किसी को आप देख के काम मत करो, पहली चीज़। आप क्या कर सकते हो, क्या करना है, वो आपको करना चाहिए। मुझको कोई बोले जॉब करो तो मेरे बस का नहीं है। मुझे 1 करोड़, 2 करोड़ भी कोई देके तो मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे कोई बोले कि तुम ठेकेदारी करो तो मैं नहीं कर सकता। कोई बहुत ऐसे ठेकेदार हैं, कई मेरे मित्र यार हैं, जो इलाहाबाद में टॉप 5 में हैं। तो उनको देख के उनके पास अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ हैं, बंगलो है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो मुझे उनको देख के नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है मैं वो नहीं कर सकता। तो जो लोग एक-दूसरे को देख के काम करते हैं, वो सफल नहीं हो सकते। आप क्या कर सकते हो, आपका क्या हुनर है, आप उससे आप अपना विज़न क्लियर कर सकते हो। तो लोगों ने देखा कि हाँ, नहीं चीज़ें बहुत आसान है, चला सकते हैं, तो हमारा देख के रेस्टोरेंट खोले, तो चीज़ें नहीं सफल हो पाए। फेल क्यों? फेल इसीलिए हुआ, वो डेडिकेशन नहीं, पैशनेट नहीं थे। पैशनेट नहीं, डेडिकेशन नहीं, आपको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे, 9 बजे आपको सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी, आप स्टाफ के ऊपर सीधे से डिपेंड नहीं हो सकते। आप खुद को भी अब स्टाफ बनाना पड़ेगा। आप खुद को नौकर की तरह फेस करें। आप ये नहीं कि आप रेस्टोरेंट खोल दिए, घर में बैठे हो आराम से मालिक की तरह, पैसे लगे, सब चीज़ें चलेगी, ऐसा नहीं है। आपको सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे 12 घंटे आपको खुद टाइम देना पड़ेगा एज़ अ लेबर। आप जब तक अपने आप को लेबर समझेंगे, तभी आप एक अच्छे मालिक बन सकते हैं। आप लेबर नहीं हो, तो आप अच्छे मालिक नहीं बन सकते हैं। तो आपको मैंने पहला बोला था, आप खुद के पहले साथ ईमानदार रहिए। जब आप खुद ईमानदार हैं कि आप पंक्चुअल रहें, जैसे हमारी बॉडी को, जैसे मैं कोई नशा नहीं करता, मेरा कोई भी नशा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने शरीर के साथ मुझे ईमानदार रहना है। हमारी बॉडी में भाई डीज़ल, पेट्रोल नहीं चाहिए ना। हमारी मान लीजिए गाड़ी है सफारी, डीज़ल की गाड़ी है, उसमें हम पेट्रोल डालेंगे, केरोसिन डालेंगे या फिर सरसों का तेल डालेंगे, नहीं चलेगा ना। तो उसको जो चीज़ चाहिए वही चाहिए। तो हम भी अपनी बॉडी से भी उसी तरीके से ईमानदारी रहें। हमें चाहिए क्या? फिर उसी तरीके से हम अपने काम के प्रति भी ईमानदार रहें, कि हमें करना क्या है, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकेंगे। आप पंक्चुअल रहिए, लॉयल रहिए, आप पेशेंस रखिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। अदरवाइज़ कोई और रूट नहीं है। आजकल लोगों को लग गया है, युवाओं को खासकर कि शॉर्टकट का बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ें जितनी शॉर्ट होगी, वो उतनी चीज़ें जल्दी गिरेंगी। आप धीरे-धीरे सीढ़ियों पे चढ़िए, दूर तक जाएँगे। आप जितना, कई लोगों ने बोला हुक्का चलवाइए, कई लोग बोला आप बार खोलिए। नहीं, मैं नहीं चला सकता। लड़ाई, झगड़े ये सब कौन झेलेगा? आप ₹2 के लिए आज तो आप कमा लिए, 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात है। तो आप कम पैसे कमाइए ईमानदारी से। मेरे यहाँ पे 15 से 20 मिनट लगता है, किसी भी ऑर्डर में। हम फ्रोज़न चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं। हम स्विगी, ज़ोमैटो भी नहीं चलाते हैं। हम चाहते हैं ग्राहक हमारे पास आए, 15 मिनट दें और वो ताज़ा-ताज़ा चीज़ें ले जाए। हो सकता है 19-20 हो जाता है कभी-कभी। तो बाकी मेरा ये रहता है कि चीज़ें साफ-सुथरा, तो ऑनेस्टी रखो, हर चीज़ में ईमानदारी रखो। मैं अपनी एम्प्लॉइयों के साथ भी बड़ा ईमानदार हूँ, अपने बिज़नेस के प्रति भी ईमानदार हूँ, अपने माँ-बाप के साथ भी ईमानदार हूँ और मैं अपने काम के प्रति भी ईमानदार हूँ। तो उसी पॉज़िटिविटी से सारी चीज़ें चलती है। आप खुद में जब पॉज़िटिव वे में और कर्म के अनुसार काम करेंगे, हर चीज़ आपका वैसे ही जाएगा। मौजिस नाम रखा आपने, मौजिस सीखी, देखिए मेरा मौज करने का। कह सकते हैं मौज करने का, इसमें एक्चुअली ये हमारे फ़ादर का नाम है। फ़ादर हमारे श्री मौजी लाल पटेल और फ़ादर हमारे इफ़को में चीफ़ इंजीनियर हैं। तो मैं बचपन से ये था कि मैं अपने माँ-बाप के नाम से कुछ काम करने का, और मैं अक्सर मैक्स पे सूर्यवंशम देखता था और कह सकते थोड़ा-सा वहाँ भी मोटिवेट हुआ। वहाँ पे भानु प्रताप के नाम से अमिताभ बच्चन जी पिताजी के नाम रोशन करते हैं। और मैं भी थोड़ा-सा घर का वो हीरा रहा, लखैरा लड़का, लड़ाई-झगड़ा करता था, घर से फिर भी भागा-वागा। तो हमेशा से रहा कि मैंने 150 नाम लिखे और 150 नाम में अपने फ़ादर का, मम्मी का, सब चीज़ों का नाम लिखा मैं कि मुझे रखना है, और फ़ादर का नाम जब लिखा मौजीज़, तो वो बहुत सूट कर रहा था और बहुत क्लासी भी लग रहा था, आज के समय का भी लग रहा था, तो हमारी चीज़ें पूरी हो रही थी।
और मुझे खुद में प्राउड फील रहता नहीं अच्छा है कि मैंने उसका लोगो बनाया और फादर को भी आज ताकि प्राउड हो। और आज ईश्वर के और माँ बाप के आशीर्वाद से कि एक ब्रांड की तरह आ गया हुआ है, हमने उसको बनाया हुआ है। और कहीं न कहीं हमारे फ़ादर की देन है, हमारे पिताजी हमारे सबसे बड़े मोटिवेशन रहे हैं बचपन से। बहुत ही मेहनती, बहुत डेडिकेटेड, बहुत सिंपल, डाउन टू अर्थ हैं और उन्हीं की वज़ह से शायद आज मैं यहाँ पहुँचा, जो कुछ हूँ उन्हीं का है। सपोर्ट जी, पिताजी का बहुत अच्छा रहा। पिताजी का आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। प्रवीण जी, जैसा आपने कहा कि आप लगभग 12 घंटे आप जो है लगभग होटल को ही दे देते हैं। पंक्चुअलिटी आपने कहा कि मैं बिज़नेस करने के लिए पंक्चुअलिटी ज़रूरी है। जो जैसा कि आप लगभग 10 बजे के आस-पास आप डेली शटर ओपन करवा देते हैं और रात में लगभग 10-11 बजे के आस-पास यहाँ से क्लोजिंग कराते हैं, ठीक है? तो समय पूरा लगभग 12 से 14 घंटे आपका लगभग चले गए जी। यहाँ, ईमानदारी से। उसके बाद फिर अब इस ईमानदारी को बराबर मेंटेन करने के लिए भी आपको कम से कम 1 से 2 घंटे का समय मंथन करने की ये भी चाहिए। जी हाँ, कल हमको क्या करना है, कल की हमारी प्लानिंग क्या है। तो हमें लगता है कि घर पे जाने के बाद भी खाना-पीना खाने के बाद अब फिर आप लग जाते होंगे मंथन में। तो इन सब बीचों में आपने कहा कि ईमानदारी, 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 कर देगा से शरीर से ईमानदारी। तो आप अपने परिवार के प्रति ईमानदारी कहाँ दिखा रहे हैं, जहाँ उनके लिए तो कुछ समय ही नहीं बच रहा है कि आप उनके साथ ईमानदारी कर सकें? आपकी बात बिल्कुल सही है। कभी-कभी इस चीज़ पे भी सवाल उठते हैं कि आखिर बीवी, बच्चों और परिवार को कब समय देंगे? कहीं न कहीं हम इसका जवाब भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं हमारा ये जो लक्ष्य है, जो पैशनेट है, कहते हैं ना वो जुनून, जुनून के साथ यानी कि त्याग भी ज़रूरी है। जुनून के साथ आपको त्याग बहुत ज़रूरी है, बहुत सी चीज़ों को त्याग करना पड़ता है। और मुझे पता है कि मैं इस त्याग को कैसे मेंटेन करना है। मैं सुबह उठता हूँ, अपने बच्चे को भी टाइम देता हूँ और मैं घर जाते फ़ोन-वोन रख देता हूँ, मैं फ़ोन वगैरह में नहीं लगा रहता हूँ। और हाँ, मानता हूँ कुछ कमियाँ हैं और वो कमियाँ पूरी नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें एक लाइफ़ पार्टनर का सपोर्ट होना भी बहुत जगह, क्योंकि जितने बड़े बिज़नेसमैन हुए हैं, ये चाहे जितने बड़े पॉलिटिशियन हुए हैं, उनकी फैमिली अगर ये दोनों चीज़ों में सपोर्ट नहीं करे, तो शायद एक अच्छा पॉलिटिशियन या फिर अच्छा बिज़नेसमैन नहीं बन सकते हैं। बीवी का पूरा सपोर्ट है। बिल्कुल सपोर्ट रहता है और समझने की बात है, अगर वो समझदार हैं, चीज़ें समझ रही हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर किसके लिए रहे हैं। आज का जो समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं, हाँ, डिवोर्स हो रहे हैं, जी, लड़ाइयाँ हो रही हैं, जी, अब तो मारा-काटी भी चल रही हैं। जी, जी। कभी डर नहीं लगा कि हम समय नहीं दे रहे हैं, ऐसी परिस्थितियाँ भी हमारे साथ कभी आ सक ऐसा नहीं है। विश्वास और इतने 3 सालों की शादी में उन्होंने हमको बहुत अच्छे से जाना। मेरी कई गलतियाँ भी रही हैं, पर उन्होंने हमेशा नेग्लेक्ट कर दिया। झगड़े होते हैं, झगड़े भी होते हैं और होते हैं। तो वो पता चल जाता है। वो स्थिरता, वो सिंप्लिसिटी और जो संस्कार, सारी चीज़ें आज परिवार को मिला के चलना, हम दोनों भाइयों का मेरी भाई की वाइफ़ वो भी बहुत अच्छी हैं और ये भी बहुत अच्छी हैं। जो दोनों का बैकग्राउंड हमारे ससुराल पक्ष दोनों किसान परिवार से एकदम परिवार को मिला के संगठित अगर संगठित हैं। तो जब आदमी इसी ना घूमना, ना कहीं कोई डिमांड, तो ये सारी चीज़ें से पता चल जाता है सामने वाले का नेचर क्या है। और आज के युग में मुझे लगता है कि सौभाग्य हूँ कि मुझे ऐसी वाइफ़ मिली है, जो सारी चीज़ों को मैनेज करके रखी हैं और बहुत सपोर्ट है हर चीज़ से और हमें समझी हैं, सबसे अच्छी बात ये है। और वर्ड्स होते हैं कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है और ये इतना है कि मेरी माँ के जो आशीर्वाद थे और उनकी माँ के जो आशीर्वाद हैं, जो संस्कार है, जो मम्मी मेरी जो चाहती थी, वो पूर्ण रूप से फुलफिल हैं। देखिए आज की डेट में किसी भी व्यापार को या यूँ कहिए कि अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आज बहुत सारे युवा तो केवल मैक्सिमम किसी चीज़ में खिंच जा रहे हैं, पिस जा रहे हैं। वो परिवार को ही बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो उन्हीं चीज़ों में ही इतना उलझ गए हैं कि वो बाकी का सोच ही नहीं पा। तो परिवार को ऐसे बहुत सारे युवा हैं, जो आज व्यापार स्टेबल कर रहे हैं और परिवार में पिस रहे हैं। तो इस परिवार के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसे परिवार को एक-दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और वो समझ रहेगा तो दोनों का ग्रोथ होगा और वो समझ नहीं रहेगा तो विनाश होगा। तो
आपको इस मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि मेरा सामने वाला बंदा जो कर रहा है, उसकी जगह पे रह के ये सोचना है, सामने वाले की भी यही चीज़ें सोचना है। तो एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब मेंटेन रहेगी, तभी आप ग्रोथ कर सकते हो। राजनीति में भी आप इन्वॉल्व रहे, भारतीय जनता पार्टी में आप जो है शराबत में गिराव करते हैं। जी, 3 चीज़ें हो गई हैं। जी, पहला तो आपका व्यापार हो गया, जी, दूसरा परिवार हो गया, जी। तीसरा राजनीति। तीनों के लिए इतना दिमाग को 3 जगह पे आपने डाइवर्ट कर दिया, तो बैलेंस कैसे करती है? बहुत आसान नहीं रहता है और मुझे लगता है जब से बिज़नेस में मैं एकदम पैशनेट हुआ तो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स और परिवार दोनों छूट जा रहे हैं। और उसके पहले बिज़नेस के पहले मैंने पॉलिटिक्स भी किया। मेरा एक नेचर रहा है मैं जब एक टाइम पे जो काम करता हूँ बड़ा मन लगा करता हूँ। मैंने पॉलिटिक्स में मैं जब हुआ तो जो ढाई 3 साल मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया। लगातार मैं अपनी गाड़ी लेके घूमता रहा। सब सारे नेताओं के पीछे तो काफ़ी एक्सपीरियंस किया। उस पे मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा। फिर उसके बाद मैं बिज़नेस में आया तो मैंने 5 साल जो मेहनत किया एकदम पैशनेट हो गया। आज उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि जब मैं ये पैशनेट करके बिज़नेस को एम्पायर खड़ा कर दूँगा तो पैशनेट होके जब फिर मैं अपने फैमिली को जो टाइम दूँगा वो मेरा टाइम सफिशिएंट है, गोल्डन टाइम रहेगा। यानी कि आपका इधर का जो संघर्ष है, हाँ, परिवार का जो आपका जो दोनों का जो त्याग है, आप जी, त्याग करें, जी। ही त्याग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा है। पेशेंस मैंने बोला कि आपको बैलेंस करना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और उसको सब बैलेंस करने के लिए आपको पेशेंस रख के जो आने कल के फ्यूचर के लिए आपको प्लानिंग वो अभी करनी पड़ेगी। एक अच्छे दिन को पाने के लिए आपको बुरे दौर से गुज़रना पड़ेगा। ये कहना चाहते जी, अगर कल के परिवार को हमें एक अच्छा देखना है तो आज हमें ये करना होगा। कहते हैं ना एक पीढ़ी को ख़त्म होना पड़ता है दूसरी पीढ़ी को मौज करने में। तो आज हमें ये ख़त्म होना है। ये मौजी जो है, हाँ, अगली पीढ़ी को मौज करने की तैयारी में लग बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। बहुत सुंदर। तो आज जैसा कि हम आज मिले प्रवीण जी से जिन्होंने बहुत सारी बातें हुई और काफ़ी अच्छी बातें युवाओं के लिए इन्होंने बताई कि किस तरीके से अगर युवा अगर इस व्यापार फील्ड में जाना चाहता है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो होटल ही चलाना चाहे, वो किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, तो उसे ज़रूरी है पहला जुनून होना चाहिए, दूसरा उसके पास धैर्य होना चाहिए, तीसरा इनके पास जो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि ईमानदारी होगी। अगर ये 3 चीज़ें वो लेके चल रहा है, तो व्यापार में वो सफल हो जाएगा। पैसा सबसे लास्ट पोज़ीशन पे आता है व्यापार को करने के लिए। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, तो पैसा आपके पास आसानी से चला जाएगा। बहुत ही अच्छी एक जर्नी रही है इनकी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है युवाओं को इनसे। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, इतना कीमती समय देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद रुपेश जी।